अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक लैंड रिसोर्सेज का। ये 5th सेमेस्टर का एक टॉपिक है। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज का कि लैंड रिसोर्सेज होते क्या हैं। वो रिसोर्सेज जो एज लैंड हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके अंदर आ जाती है एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके ऊपर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, और अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज तक भी पहुंचते हैं। उसके अलावा मिनरल्स जैसे कि कोल, गोल्ड, बॉक्साइल और दूसरे रॉ मटेरियल्स, ये सारे आ जाते हैं लैंड रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम लैंड, thus the agricultural land which contain natural fertilizer for growth of the products sown, the underground water, the various minerals like coal, gold and other raw material। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज की वजह से। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर के एग्जांपल्स क्या हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज की एग्जांपल में देखा जाए, सबसे पहले फॉरेस्ट आ जाते हैं हमारे पास एज रिसोर्स, एग्रीकल्चर एज रिसोर्स, वाटर एज रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। अब उसके बाद देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं वो फॉरेस्ट्री कहलाती है। फॉरेस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड साइंस है। उसके अंदर हम ये जो एक वाइटल अप्लाइड साइंस है, क्राफ्ट है और टेक्नोलॉजी है। फॉरेस्ट नियरली थर्ड ऑफ लैंड कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ज़मीन को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे फॉरेस्ट हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स देखे जाएं कि फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो है हमारे पास सबसे पहला आता है फ्यूल वुड का, जलाने के लिए जो लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास टिम्बर आ जाती है, इमारती लकड़ी। इससे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं घरों की डेकोरेशन में, कैबिनेट्स वगैरह, वुडन फ्लोर्स वगैरह, ये सारे बनाने होते हैं। बैम्बो स्टिक, बैम्बो वुड, ये आ जाती है हमारे पास। उसके अलावा फूड के लिए हम जो प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रूट्स हासिल करते हैं। उसके अलावा जो ट्रीज़ हैं जैसे कि पाइनस ट्रीज़ हैं, चिलगोज़ा वगैरह, हम भी दरख्तों से हासिल करते हैं। उसके अलावा शेल्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं ट्रीज़। बहुत सी एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ट्रीज़। बर्ड्स जो है नेस्ट वगैरह बना लेते हैं ट्रीज़ के अंदर, तो इस तरह से वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स, उसके अलावा गम्स, ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, वैक्सीज, हनी। ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, वो केमिकल्स जो इंसेक्ट की किलिंग के लिए यूज़ होते हैं। वैक्सीज आ जाती हैं, हनी आ जाता है हमारे पास। तो ये सारे थे फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हम डायरेक्ट फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के अंदर देखा जाए, सबसे पहले तो हेल्प इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कीप अर्थ कूल, हमारी जो ज़मीन है उसको ठंडा रखते हैं। ब्रीदिंग के अंदर इस तरह हेल्प करनी है इन्होंने क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो वहाँ पे एक बड़ा काम और कूल इन्वायरमेंट होता है ट्रीज़ और प्लांट्स की वजह से। उसके बाद एक इनका और बेनिफिट है कि रेन जहाँ पे जंगलात ज़्यादा हो वहाँ पे बारिश बनने का सबब बनते हैं। फाइट फ्लडिंग को रोकते हैं। किस तरह, जो इनकी रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाती हैं। जब वो ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाती हैं तो वो फ्लड को रोक सकती हैं, फ्लड का सामना कर सकती हैं। उसके अलावा रिड्यूस करती हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट नीट, क्लीन, क्लियर होगा। उसके अलावा कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल करते हैं ट्रीज़। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की कंजर्वेशन करते हैं। जहाँ पे जिस सॉइल के अंदर ट्रीज़ को हम ग्रो करवाते हैं जी, ठीक है, ट्रीज़ को ग्रो करवाते हैं
और वहाँ पे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फॉरेस्ट को कंजर्व किस तरह से करना है वो देखते हैं जी। पॉलिसीज़ बनानी है हमने सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, ठीक है जी, कि हम फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकें, अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकें, उनकी कंजर्वेशन कर सकें, उनको अंडरस्टैंड करें और प्रिडिक्ट करें कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं और आ सकते हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉज, हम जब डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं, कट करते हैं ट्रीज़ को फॉर अर्बनाइजेशन, तो उसकी वजह से जो हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो लॉस हो जाता है। उसकी वजह से प्लांट्स की स्पीशीज़ भी कम हो जाती हैं, ट्रीज़ की स्पीशीज़ भी कम हो जाती है और एनिमल्स की स्पीशीज़ भी कम हो जाती है। टिम्बर फॉर्मेशन, जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो टिम्बर फॉर्मेशन भी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद एनिमल री इंट्रोडक्शन, एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ये था हमारा फॉरेस्ट का एज रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है एग्रीकल्चर एज रिसोर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेशन करवाते हैं, कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज टू सस्टेन लाइफ। जिंदा रहने के लिए, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए हम जो एनिमल्स की कल्टीवेशन करवाते हैं, प्लांट्स की कल्टीवेशन करवाते हैं, फंजाई की, दूसरी लाइफ फॉर्म्स की जैसे फिशेस वगैरह हो गया, एनिमल के फॉर्म्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे लाइफ सस्टेनिंग, ठीक है जी। ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि एनिमल्स के फॉर्म्स की, फंजाई की, सारे हम ग्रो करवा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक। उसके अलावा बेनिफिट्स देखा जाए तो एग्रीकल्चर का बेनिफिट क्या है, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्शन यील्ड को, इन्हेंस करता है सॉइल के मॉइस्चर को, मॉइस्चर के कंटेंट को, ठीक है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा किसी भी सॉइल के अंदर होगा उतनी ज़्यादा वो सॉइल फर्टाइल होगी। अब हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं, डिटेल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि नेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है सॉइल की जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ ग्रो करवा रहे हैं। उसके अलावा हमें अवॉइड करनी चाहिए मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस। मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस के हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीनरी अप्लाई करते हैं किसी भी लैंड के ऊपर, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उस जो है मैकेनिकल थिंग्स की जो डिस्टर्बेंस है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमें मेंटेन करनी चाहिए और इम्प्रूव करनी चाहिए सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर, कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव करें, कि फर्टिलाइज़र जो है वो हम नेचुरल यूज़ करें, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं वो इतने ज़्यादा ना यूज़ करें, मैन्योर यूज़ करें, खाद, प्लांट्स के पील्स, ये सारे यूज़ करें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंजर्वेशन के और भी वेज क्या है। उसके अलावा मेंटेन करें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस उसको मेंटेन करें सॉइल के अंदर। उसके अलावा ऑर्गेनिक कवर देखें, फॉर एग्जांपल गन्ने की फसल है, हवा की वजह से, हवा के दबाव की वजह से वो फसल बैठ गई है, तो जो सही फसल होगी उसको हम काट लेंगे, जो बाकी फसल होगी वो वहीं पे रेजिड्यू के तौर पर पड़ी रहेगी, फिर वो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक कवर है सॉइल का वो इंक्रीज़ होगा। उसके बाद मूव करते हैं वाटर रिसोर्स को। 70% जो अर्थ है वो कवर है हमारे वाटर से, कंपोनेंट है ये सॉइल का, एयर का, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो 70 to 90% उनका बॉडी वेट वाटर के ऊपर कंसिस्ट करता है। उसके अलावा मेजर वाटर सोर्सेज देखिए,
तो अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर 1%, ओशंस 97%, आइस कैप्स के अंदर 2%। जो पानी हम अपने पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सारा फ्रेश वाटर है, और इतना कम परसेंटेज है इसकी। तो हमें चाहिए कि अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। उसके अलावा ओशन के अंदर जो वाटर है वो 97% है। ये सॉल्टेड वाटर होता है, समुद्री पानी होता है, जिसको हम खाने पीने, नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइस कैप्स के अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो भी हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम इनके कंजर्वेशन की बात करें तो हमें मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए पानी को कंजर्व करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड कर देना चाहिए गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ को। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे देती है वाटर के प्रोजेक्ट्स के या फिर नए प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिसेस के लिए, वो जो रायत है वो नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा हमें प्राइस देखनी चाहिए कि पानी को निकालने के लिए कितनी प्राइस लग रही है, और अगर हम सेल कर रहे हैं पानी तो उस पर कितनी जो क्या प्राइस है हमने क्या मार्केट में सेट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कराची के अंदर लोग जो है वाटर टैंकर जो है वहाँ से पानी ख़रीदते हैं, तो पानी की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। फैसलाबाद के अंदर भी और भी कई शहरों के अंदर पानी जो है लोगों को ख़रीदना पड़ता है, साफ़ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं है। वाटर की कमोडिटी ऐसे करे कि पुअर पीपल को भी सही से अवेलेबल हो, और अमीरों को तो अवेलेबल होता ही होता है। अगर वाटर की कमोडिटी सही से ना हो तो एक गैप आ जाता है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। अमीर लोगों को ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं, और पुअर पीपल जो लोअर तबका है वो मज़ीद